नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं MS TV, शो है रूबरू। और आज काफ़ी एक मेरे लिए निजी स्तर पे बहुत ही खुशी का पल है। वो इस लिहाज से क्योंकि हम आमतौर पर जिन लोगों को पर्दे पर देखते हैं उनसे पहले भी मैं कई बार बात कर चुका हूँ, मगर पर्दे पर देखना और उनके साथ हंसना वो एक ज़्यादा मुझे लगता है एक थोड़ी क्लिष्ट बात है। किसी को हंसा पाना लगता है बड़ा आसान कि आप किसी को हंसा सकते हैं, मगर जब आप स्क्रीन पे होते हैं तो सबसे ज़्यादा मुश्किल कॉमेडी ही होती है करनी, मेरी निजी समझ ये कहती है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बनवारी लाल झोल साहब, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मगर फिर भी रिवायत है, ये एक काम है क्योंकि परिचय देना होता है। तो आपने देखा है उनको, एक आर्टिस्ट, एक एक्टर हैं और ख़ासकर कॉमिक रोल्स बहुत ही अच्छे से वो करते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में बात करेंगे और कोशिश करेंगे ये समझने की कि हमें हंसाने के पीछे क्या सारी चीज़ें हैं जो वो खुद करते हैं ताकि खुद भी खुश रहें। सर बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार हर्षवर्धन जी, आपने मुझे मौका दिया आज इंटरव्यू के लिए, मैं आपका आभारी हूँ। क्योंकि लाखों आर्टिस्ट पढ़े हैं, लाखों कॉमेडियन पढ़े हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन प्लेटफॉर्म जिससे मिल जाए तो वो भाग्यशाली है। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ जो आपके साथ बैठा हूँ और इंटरव्यू ले रहा हूँ। जो लोग मुझे दर्शक देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद। बनवारी जी, जैसा आपने कहा कि भाग्यशाली होना, भाग्य भी मेरे ख्याल से तभी काम करना शुरू करता है जब हम मेहनत करते हैं। तो आपके जीवन की जो ये मेहनत थी, ये कहाँ से और कब शुरू हुई, थोड़ा मैं जानना चाहूँगा। मेरी शुरुआत में दिल्ली बेस्ड हूँ जी। और मैं दिल्ली से मैंने अपनी ये लाइन शुरू की थी। मैं जब पढ़ता था तब भी मेरी एक्टिंग के कीड़े थे मेरे अंदर। अच्छा। तो टीचर को देखता था वो कैसे पढ़ा रहा है, कैसे, तो कभी कभी वो नहीं होते तो मेरे दोस्त जो बाकी बच्चे होते थे, अरे बनवारी हो जाए, कुछ हो जाए, तो मैं नकलें करता था उनकी कि टीचर ऐसे आएंगे, ऐसे पढ़ाते हैं। और शरारत थी, मतलब पढ़ाई में ध्यान कम था, शरारतों में ज़्यादा था। और मुझे लगता है कि तकरीबन जो आर्टिस्ट है भगवान की कुछ ऐसी देन है कि वो पढ़ाई पे जा रहा था, वो ये देखता है कि इसमें इसका कैरिकेचर कैसे करूं मैं जो पढ़ा रहा है। वो आते मेरे में ज़्यादा थी। और फिर मैंने 76-77 में एक माइम थिएटर करते थे, हमारे डायरेक्टर थे आलोक राय। अच्छा। तो उन्होंने मुझे मौका दिया, हम ये स्ट्रीट शोज करते थे। अच्छा। माइम के अंदर। लेकिन वो स्ट्रीट शोज मुझे मालूम नहीं था माइम क्या होता है। तो फर्स्ट टाइम मुझे मालूम पड़ा इसे माइम बोलते हैं, वाइट फेस करके, काले कपड़े पहन के, ऐसे विद एक्सप्रेशंस एंड ऑल, एक्सप्रेशन विद बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन से ही जो हम कन्वे करते हैं, मतलब लोगों को समझ आना चाहिए क्या है क्या नहीं जी। वो मैंने शुरुआत की और मुझे एक्टिंग का इतना मतलब कीड़ा काटा हुआ था कि कोई एक्टिंग के लिए बोलता था, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, भाड़ में गया, मुझे प्लेटफॉर्म मिल रहा, मुझे बड़ी खुशी होती थी जी। तो वहां से हमने शुरुआत की। और सबसे बड़ी बात है, मैंने उससे ये गेन किया जी कि माइम के थ्रू हम जो किसी को शिक्षा देना चाहते हैं, किसी को समझाना चाहते हैं, तो इससे इजी वे कोई नहीं है जी। आप किसी बच्चे को समझाते, बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, आप बोल के आप करेंगे, वो सुनेगा। लेकिन प्रैक्टिकली जो उसी को नाटक के दौर पे आप उसे समझाएंगे और उसे बेटा ये देख क्या हो रहा है, तो उसको वो जल्दी कैच करता है। हाँ पापा, अब मैं भी नहीं ऐसे करूँगा, जो चीज़ हमने, क्योंकि मुझे याद है हमने एक बार बच्चों के लिए किया, एक माँ लेके आई शिकायत की मेरे बच्चे वो नहीं खाऊंगा, साग नहीं खाऊंगा, दाल नहीं खाऊंगा, ऐसे। तो हमने उस पर एक नाटक किया था। जब हमने किया, हफ्ते बाद वो माँ आई, बोली धन्यवाद भाई साहब, आपने जो नाटक किया, मेरा बेटा बोला नहीं नहीं माँ, मैं ये भी खाऊंगा और मैं वो भी खाऊंगा। बहुत अच्छा। तो उसका इम्पैक्ट बड़ी जल्दी पड़ता है। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की, फिर नाटक किए और दिल्ली में ही, दिल्ली में ही। तो दिल्ली में हिंदी नाटक भी किए, लेकिन हर आदमी को होता है कि दो पैसे मिले। तो मुझे याद है कि मेरा एक पंजाबी नाटक से मैंने शुरुआत की, जो कि प्रोफेशनली बोल सकता हूं। क्या नाम था नाटक का? कुड़ी जवान ते गवांडी परेशान। कुड़ी जवान ते गवांडी परेशान। हाँ, कुड़ी जवान ते गवांडी परेशान, मतलब लड़की अगर जवान हो जाए तो जो बगल के हैं परेशान हो जाते हैं, सो छेड़छाड़ ये वो, और घर वाले भी, तो उस टाइप का उसका मतलब। तो उन दिनों ना मेरे से सीनियर थे कीमती नंद बीके सूद। ओके। उनका काफी अच्छा नाम था। हालांकि मैंने उनका एक प्ले देखा था, चाचा रखा। ओके। तो उन दिनों प्रेम जलंधरी जी जो कमाल के राइटर थे और महेश जी जो कमाल के डायरेक्टर थे जी। तो उनको देख के मैंने उन्हें देखा तो मेरे दिल में आया कि मैंने यही करूंगा। फिल्मों का मुझे कोई शौक नहीं था, नाटक का शौक जी, प्ले थिएटर। हाँ। तो मैंने वो नाटक किया, सरदाना ग्रुप था जिन्होंने मुझे चांस दिया। 3 महीने हमने रिहर्सल की
और उसके बाद हर्षी आप यकीन नहीं मानेंगे, 500 की कैपेसिटी थी सपुर हाउस में, तकरीबन 650 लोग बैठे थे, नीचे इधर उधर सब, स्टेयर्स और सब फुल। और 3 महीने का जो हमने मेहनत की थी, पहला शो किया, दूसरा किया, तीसरा किया, ऐसे करते करते जब 5वां छठा हमने शो किया तो हमने बीच बीच में जो जिसमें मालूम कीजिए बेकार का है, जोड़ जाड़ के इम्प्रोवाइज करके उसको एक गुलाब का गुलदस्ता बना के तैयार कर दिया, और उसके हमने 1700 शो किए। 1700? हाँ, ऑल ओवर इंडिया में, कानपुर भी किए, लखनऊ किए, बॉम्बे में किए। जी जी जी। सो उसके बाद मंजी किथे डावा, ये भी एक वो था। फिर एक हमने किया था नाटककार का रंगमंच। नाटककार का रंगमंच? रंगमंच के एक राइटर है, वो नाटक लिख रहा है कि मेरे रंगमंच कौन है, तो उन्होंने ना प्राइम मिनिस्टर के ऊपर लिखा था। अच्छा। कि मेरा प्राइम मिनिस्टर कैसा हो। ये किस समय की बात है? ये है 83 की बात होगी। ओके। तो जब वो भी मैंने किया, तो उस वक्त सुरेंद्र माथुर जो हमारे टीचर होते थे इसके इकोनॉमिक्स के, तो वो डायरेक्टर भी थे। तो कभी एनएसडी फिर गए या एनएसडी नहीं ज्वाइन किया हमने? सर एनएसडी मैंने ज्वाइन नहीं की। असल में क्या है, एक तो मुझे नॉलेज नहीं थी, घर में कोई मेरे से बड़ा नहीं था जो कि समझा सके एनएसडी क्या है, हमें मालूम नहीं था। मुझे लगा, एक बार मुझे किसी ने ऑफर की कि बनवारी वहाँ पे आपका चर्चा हो रही थी, क्योंकि मेरे नाटक वाटे चलते रहते थे ना, तो बोले कि आपकी चर्चा हो रही थी तो आप एक बार चले आओ। तो मुझे लगा कि एनएसडी में जाकर यार मैं पैसे दे के एक्टिंग सीखूं, तो मैं कहा मेरे तो इतने नाटक वाटक चलते रहते हैं, मेरे दिमाग में ये था, तो इसलिए मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाद में मुझे एक दो मिले वहाँ पे, एक थे अपना उनकी डेथ हो गई अभी, बहुत बड़े कलाकार थे वो, क्या नाम हमारा अभी ध्यान से निकल रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा बनवारी यार तुम आके माइम की क्लासेस लो ना हमारे यहाँ। जब उन्हें मालूम पड़ा, एक बार हमने वर्कशॉप ली थी एक बार, तो फिर उधर जाना ही नहीं हुआ। मैं इन्हीं थिएटर में घुसा रहा और एक्टिंग में करता रहा, शोज भी करता रहा। फिर हमें ना जो ये माइम का था, तो उसके बहाने हम वर्ल्ड टूर पे, हमने काफ़ी वर्ल्ड टूर भी किया जी। मेरे डायरेक्टर ने। हमारा 84 में पहला मेरा ट्रिप लगा लंदन का। अच्छा। तो 84 में जब मैं गया, तब भी हमने बहुत रिहर्सल की थी। और ये देखिए कि वहाँ की नोला रे एक माइमिस्ट है, अच्छा। लंदन की, उन्होंने हमें इनवाइट किया था। उनका थिएटर ग्रुप था, जॉन कार्सन जो डायरेक्टर थे, उन्होंने मेरे डायरेक्टर से कहा कि बनवारी को 6 महीने के लिए आप हमारे पास भेज सकते हैं। अच्छा। मतलब उनको इतना अच्छा लगा, 3 दिन का शो था। तो लेकिन वो ना, मुझे इतना इंटरेस्ट था कि भी कौन यहाँ रहेगा 84 में। लेकिन ये है कि ना डायरेक्टर ने कहा तो ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाँ ये है कि वो इतना मतलब बारीकी से देखते थे हमारे काम को कि उन्हें काफ़ी इम्प्रेस किया हमारे काम को, हमारे काम ने उसको इम्प्रेस किया उन्हें। और सर थोड़ा सा ये बताएं कि आपका थिएटर रहा और आपने जैसा कि कहा कि कभी नहीं था कि भाई एक्टिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें, तो ये पिक्चर और मूवीज़ इनकी तरफ का रुझान किस तरह से हुआ? देखो जी, हर आदमी चाहता है सीढ़ी आगे बढ़ने के लिए कि भाई फिल्मों में कभी हमें भी चांस मिले जी। सबसे पहले मुझे बाजीगर फिल्म मिली जी। जब मैं दिल्ली में था अभी। अच्छा। तो दिल्ली में मैंने बहुत काम किया था, दूरदर्शन पे जितना भी मैक्सिमम काम किया दूरदर्शन पे। जी। लाले के रोल, मुनीम के रोल, मुझे कॉमेडी करना बड़ा अच्छा लगता है, इजी लगता था। हालांकि कहते हैं ना कि कॉमेडी बड़ी टफ होती है, लेकिन ये कुदरती देन है मेरे अंदर कि वो हाव भाव से कैसे या शब्दों को कैसे खेलना है, तो जिससे कॉमेडी क्रिएट की जा सके। तो सबसे पहले मुझे बाजीगर में चांस मिला, और अब्बास मस्तान जी का पहला शॉट मैंने दिया तो वो मतलब उसी से इम्प्रेस हुए। और दूसरी मेरा काजोल के साथ सीन था, तो राइटर ने एक ही लाइन लिखी और कहा ये लो। तो आप यकीन मानिए डायरेक्टर ने जब देखा, अब्बास मस्तान जी ने, उसने वापस दे दिया, बोला यार क्या लिखा है, एक सीन बनाओ पूरा 5-6 लाइन का। फिर उन्होंने 5-6 लाइनें लिखी, काजोल के साथ मेरा मतलब गुफ्तगू हुई और मेरा क्लोजअप लगाया, तो एक अच्छा सीन। तो इसका मतलब उनके दिमाग में बैठा कि अच्छा आर्टिस्ट है। तो और बाकी जॉनी लीवर जी को मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। ही इज सच ए नाइस पर्सन, ही इज वेरी डाउन टू अर्थ, और बहुत ही नाइस पर्सन। कैसे हैं जॉनी लीवर जी, मतलब पर्सनल जिंदगी में? एकदम बहुत ही अच्छे हैं। मैं देखिए मैं बताऊं वो क्यों, जब ये सारी टीम खड़ी थी मैं यूं सुकड़ के खड़ा था एक साइड में, क्यों मैं दिल्ली से था, ये बॉम्बे से, मैं बॉम्बे गया नहीं था कभी, 92 की बात कर रहा हूँ।
तो मैंने ना जब जॉनी लीवर जी को देखा, मैंने कहा यार काश ये मुझे पहचान जाए। मैंने 90 में एक शो किया था हिसार में, उसमें वो थे और मेरी आइटम हुई थी, मुझे नहीं मालूम, तो इम्प्रेस हो गए। आइटम में काफ़ी तालियां लगी थी, तो उन्होंने देखा होगा, तो उनको ध्यान था कि उन्होंने कहा यार तू वही है जो एक सुभाष शर्मा का शो था हिसार में। मैं कहा हाँ सर। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, डाइनिंग टेबल पे ले गए, लंच टाइम में थाली पकड़ी, उठाई और मेरे हाथ में दी, आओ लंच करते हैं। फिर मैंने लंच किया उनके साथ। फिर अब्बास मस्तान जी से उन्होंने मुलाकात कराई कि दिल्ली का बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। अनु मलिक जी से मिलवाया, रतन जैन जो हमारे प्रोड्यूसर थे उनसे मिलवाया। तो बहुत बड़ी बात होती है ये कहना कि दिल्ली का बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, जबकि वो खूब इतने बड़े सुपरस्टार सुपर कॉमेडियन है। सो मैं गदगद हो गया। बहुत अच्छा। और उसके बाद सर ये सिलसिला फिर बाजीगर से शुरू हुआ और आगे किस तरह से बढ़ा? क्योंकि एक एज एन कॉमेडियन हम जब बोल देते हैं, वैसे मुझे पर्सनली कॉमेडियन जो है इस लफ्ज़ से थोड़ा सा मतलब मैं खुश नहीं रहता। मेरा मानना है आर्टिस्ट हैं जो कि एक जॉनर है कॉमेडी, उसे परफॉर्म करते हैं। तो कभी सोचा नहीं कि फुल फ्लेजेड एज अ हीरो लीड रोल कुछ किया जाए या फिर कुछ सीरियस है उस तरीके से? मेरा मानना है कि जो अगर कॉमेडी कर सकता है ना, तो वो सीरियस भी बहुत अच्छा कर सकता है। क्योंकि और ये सब ईश्वर की योगदान है मेरे अंदर, मतलब उसी की देन है। तो मैं 2001 में मैं बॉम्बे चला गया। उसके वो भी एक फिल्म बन रही थी यहाँ पे, उसका छोटा सा काम रह गया था, बोले बाकी हम बॉम्बे करेंगे। तो मैंने कहा चलो ये मेरा चांस मिला। क्या नाम था सर मूवी का, बताना चाहेंगे? ये थी ब्राजी कांति दीवानगी, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, अच्छा। तो उसमें मुझे चांस मिला। उसमें ये भी थे, अपना मुश्ताक खान जी भी थे। तो जब मैंने वो किया मैंने, तो उसके बाद फिर एक के बाद एक मुझे चांस मिलने लगा कि अब यहाँ पे एक्चुअली काम खत्म हो चुका था। हमारा थिएटर बंद हो गया 95 की से लेके 2000 तक दिल्ली में। मतलब हम बैठ गए थे, जो कमाया था वही खा रहे थे। ना दूरदर्शन पे काम मिल रहा था, ना स्टेज हो गया, स्टेज भी खत्म हो गया था हमारा, नाटक बंद हो गए थे। तो इसलिए मैं 2001 में मैंने कहा यार अब जो है देखा जाएगा, जो लाइफ बची है बॉम्बे देखते हैं। फिर मैंने वहाँ पे जाके लोगों ने काम देखा, तो मुझे वो बाजीगर तो यहीं मिल गई। फिर दीवानगी की मैंने, एक्सक्यूज मी की, फिर हेरा फेरी, तथास्तु, 1 2 3, क्रांति जो है वो भी डायरेक्टर के साथ मैं काम कर चुका था। तो उन्होंने वो भी काफ़ी इम्प्रेस हुए थे। हाँ, बॉबी देओल जी मिले। उसके बाद फिर मर्डर 2, राज 3, उसके बाद बॉम्बे टू गोवा। वो हाँ 2003 में मुझे चांस मिला इसमें लाफ्टर में। जो लाफ्टर शो है उससे क्या हुआ, पहले मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा था कि जी सच मैं दिल्ली से हूँ, ये है सर्टिफिकेट है, ये किया, मैं थिएटर से हूँ, लेकिन उतना रिटर्न नहीं मिला। 1 साल लग गया मुझे। सबसे पहले मुझे प्लेटफॉर्म मिला, राजा बुंदेला जी का एक सीरियल था, सौ रब्दी, जी पंजाबी पे। सो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। वो काम देख के फिर एक के बाद एक मिलता रहा, फिल्में मिलती रही, और जिनके भी साथ मैंने काम किया बड़ा अच्छा रिटर्न मिला। बहुत अच्छा। सर एक छोटी सी चीज़ पूछना चाहता हूँ। एक जैसा आपने कहा कि जितनी भी ज़िंदगी बची है वो मैं सब बॉम्बे में बिताऊंगा, फैमिली सारी मैं मानता हूँ शायद आप बॉम्बे ले ही गए हो साथ में या फिर यहाँ रही हो। तो जैसे बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरें होती थी और उसमें छोटा छोटा रोल आता था, ये टोटल स्क्रीन टाइम जो है वो 5 मिनट का है, टोटल स्क्रीन टाइम 2 मिनट का है। तो फैमिली वालों का कैसा रिएक्शन होता था, क्या रहता था मन में? असल में क्या है कि होता तो है ये, हमें लगता है और फैमिली सुनने को भी मिलता था, बल्कि रिलेटिव में ज़्यादा मिलता था। हाँ देखा था, छोटा सा उसमें था एक वो। लेकिन मैंने ये देखा कि बड़े के चक्कर में अब या तो हमारी बैकग्राउंड बहुत अच्छी हो। असल में क्या है जी, आजकल क्या है, आपकी ऊपर तक पहचान है तो आपको ले लेंगे, नहीं तो बड़े के चक्कर में आप पता लगा कि आपके आगे लाइन आप खड़े हैं, आपके आगे 10 और खड़े हो जाएंगे, फिर आप उसी के इंतज़ार में पता है 100 खड़े हो गए। तो उतने पे तो मैंने कभी ये सोचा नहीं छोटा बड़ा। मुझे याद है राजपाल यादव जी ने इनके रामू जी के एक फिल्म में काम किया था, जंगल। एक ही सीन था उनका, लेकिन वो सीन उन्हें कहाँ से कहाँ ले गया। लेकिन उनके पीछे वो एक स्टैम्प जो है एनएसडी की वो लगी हुई है। हाँ, तो है कि मैंने देखा जब मैं गया था ना, तब एनएसडी का इतना नाम नहीं था। एनएसडी का नाम भी 85 के बाद धीरे धीरे ऊपर हुआ है। जब उसके बैचेस आने लगे और उनके लोग वहाँ पे काम हाँ करने लगे। हाँ, अब क्या डायरेक्टर भी एनएसडी से हैं और जितने आर्टिस्ट तो उनका, हालांकि ये
संजय जो मिश्रा जी हैं, हाँ संजय मिश्रा जी जो हैं, इनका खुद का मुझे कहता, बनवारी जी आपको याद होगा हमने आपसे ऑटोग्राफ लिए थे। मतलब जब ये यहाँ पे वो कर रहे थे, एनएसडी पास आउट कर रहे थे अभी, मतलब कोर्स चल रहा था इनका, तो मेरे थिएटर चलते थे, तो काफ़ी पॉपुलर था मैं यहाँ दिल्ली में, बहुत नाम था। आशीष विद्यार्थी और सौरभ शुक्ला जी और ये सब मिलते रहते थे, मतलब एक फ्रेंडली। लेकिन क्या है, ये टाइम से चले गए, ये पहले चले गए, मैं काफ़ी लेट गया। और जो अभी आपने फैमिली का नाम लिया, मेन रीज़न वही था। मैं चाहता बाजीगर के टाइम चला गया होता ना उसके बाद, तो अब्बास मस्तान जी के साथ बड़े रोल मिलते और हर फिल्म में काम करता, क्योंकि वो काफ़ी इम्प्रेस थे। लेकिन मैं, बच्चों को कौन पालेगा, कौन देखेगा, घर का मुखिया मैं ही हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। क्या क्या नाम है उनके? 2 बेटियां हैं, एक का बड़ा बेटा है मेरा अरुण झोल, टिमसी उससे बड़ी छोटी है, उससे छोटी है रिचू। क्या कर रहे हैं लोग आजकल? अरुण जो है उसको भी शौक था, बच्चों का शौक था, तो मैंने दूरदर्शन पे करवाया भी था थोड़ा बहुत। लेकिन ये लाइन मुझे मालूम है ये बड़ी अजीबोगरीब है, तो ज़बरदस्ती नहीं कराई, मैं कहा शौक है तो करना। तो फिर मेरा बेटा हंगेरियन एम्बेसी में लग गया, लेकिन पीछे वो जो ये हुआ था कोरोना के टाइम में, फिर वो छांटा हुई तो छोड़ के वो अभी इंडिविजुअल काम करता है अपना। बेटी जो है उनकी शादी हो गई, तो टिमसी। कोई इस विधा में नहीं आया हाँ आपके इसमें बाद? नहीं आया। जी, तो अपने परिवार में एक बहुत लंबी जनरेशन के बाद आप, और उससे पहले भी आप ही अकेले जो व्यक्ति थे जो कि इस विधा में मेरे रहे। पूरे खानदान में मेरे ताई जी ने एक पार्टी दी थी, भाई पहली बार हमारे खानदान में हमारा जो ये बाहर जा रहा है आउट ऑफ इंडिया, तो उन्होंने पार्टी दी इसमें। तो साहब सबसे आखिर में बस एक चीज़ के, आपने जैसे अभी कहा कि तब वही जो दौर था 95 के आसपास, 92 के आसपास, जब प्लेस होने बंद हो गए थे, तो आज की क्या परिस्थिति है, और आज आप दिल्ली में इस नॉर्दर्न रीजन में प्लेस कितना देखते हैं और कितना उसमें काम करते हैं, या फिर किस तरीके से इस पूरे माहौल से जुड़े हुए हैं, कितना बाकी है ये? अभी मैं बताऊं, थिएटर जो है वो कभी नहीं मरेगा, बिल्कुल ये मैंने देखा है। जी। क्योंकि पीछे मैं अभी आया था, पत्ते खुल के एक नाटक था जो कमानी एडिटोरियम में हुआ था, तो मुझे इनवाइट किया था, हमारे हर्ष जी मित्र हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। और ये लिखा हुआ इनका अपना राकेश बेदी जी का, उसमें राजेश पुरी जी भी थे। तो मैंने जब देखा वो प्ले, वाकई हिलेरियस कॉमेडी थी उसमें, मतलब मैंने देखा तो, और पूरी जो हाउस फुल था। एक ज़माना था, एक टाइम था जब हम यहाँ थे तो टिकट, मतलब टिकट तो मारो गोली, पासिस दे के लोगों को रिक्वेस्ट करते थे यार नाटक देखने आना। साहित्य कला परिषद की तरफ से भी जब नाटक होते थे तो रिक्वेस्ट करते थे आना देखना, लेकिन ऑडियंस बहुत कम आती थी। असल में एक तो इस नाटक को और ये हमारी लाइन को ना, वो सिर्फ ये मतलब ऐसे ही है, बेकार की लाइन है। लेकिन आज लोगों को उस दिन में देख के बड़ा गदगद हो गया। मैं कहा इसका मतलब आज जो है दिल्ली में एक बदलाव आया है, और वहाँ पे बड़ी क्रीम ऑडियंस आती है जो नाटक को देखती है। और मेरे कहने से हंसना जो है, इससे बड़ी कोई वो मेडिसिन नहीं है। बिल्कुल। क्या है आपके, मतलब कितना भी आपका कुछ हो, आप 1 घंटा हंस लिए, नेक लिए, वो सब चीज़ें दूर हो जाती हैं, और Stress release हो जाता है आपकी एनर्जी वही मिल जाती है जो डाउन हुए। बिल्कुल। तो उस दिन जब शो देखा मैंने, हाउसफुल था, 2 शो हुए थे उसके, तो इसका मतलब यहाँ पे थिएटर अभी जो है इम्प्रूव कर रहा है काफ़ी। और मैं भी करता हूँ अभी नाटक। मैं बॉम्बे में शुभा खोटे जी हैं, जी जी जी। उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो उनका एक नाटक था मेरा नाम जोकर, अच्छा। वो मैंने किया था। और हम बाहर भी लेके गए थे, लंदन किया, फिर हांगकांग किया, और बॉम्बे में भी करते रहते। तो नाटक तो एक बहुत ही, उससे सीखने को मिलता बहुत कुछ। जी, लाइव ऑडियंस होता है, इम्प्रोवाइजेशन लाइव हाँ होते हाँ हैं। बिल्कुल। एक बार आप प्लेटफॉर्म पे आ गए, फिर आप जा तो सकते नहीं, आपको याद है नहीं याद है जो भी है सामने, तो उसके लिए प्रीपेड होके आना पड़ता है एकदम से। प्रेजेंस ऑफ माइंड की बहुत हाँ ज़्यादा जरूरत बिल्कुल। है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बनवारी जी कि आप आए और आपने हम लोगों से बातें की, वक्त दिया अपना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आखिरी सवाल के जवाब में बनवारी जी ने कहा कि अगर आप एक बार स्टेज पे आ गए और अगर आपको डायलॉग याद है या नहीं, तो आपको कुछ ना कुछ तो परफॉर्म करना है। मेरे ख्याल से ज़िंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है कि हम कई बार किसी परिस्थिति के लिए तैयार होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, मगर फिर भी परफॉर्म तो करना होता है, क्योंकि वो बॉलीवुड से जुड़ी एक लाइन है, द शो मस्ट गो ऑन।
बस वही है, शो जो है वो चलता रहेगा, पर्दा गिरता रहेगा, उठता रहेगा, कलाकार आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मगर ये रंगमंच सजा रहेगा हमेशा। आप अपने अपने हिस्से का वो रंग अपने लिए चुन लें और ज़िंदगी को बेहतर बना लें। बस इसी कामना के साथ दोबारा मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।